चलिए, तो आज हम लोग क्रिप्टानालिसिस कैसे करते हैं, सम ऑफ द एग्जिस्टिंग मेथड्स का वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्रिप्टानालिसिस की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टानालिसिस। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू कंप्यूट द की के गिवन ए स्ट्रिंग ऑफ सिफर टेक्स्ट वाई इज कॉल्ड cryptanalysis. Okay, so this is a very raw definition. You may have more sophisticated method definition also. So cryptanalysis क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक सिफर टेक्स्ट दिया है तो हम उस सिफर टेक्स्ट से किसी भी तरीके से बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस और सम मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स और सम प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिप्टोग्राफी इटसेल्फ, या वो जो मेथड है उसको डेवलप करने में जो एल्गोरिदम है यूज हुई है और उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज करके हम समहाउ वाई से के डिड्यूस करना चाहते हैं। तो दिस ओवरऑल एनालिसिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिप्टोनालिसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्रिप्टोलॉजी। तो क्रिप्टोलॉजी क्या है? सो क्रिप्टोलॉजी एक्चुअली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से it is a combination of both cryptography and cryptanalysis. सो क्रिप्टोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम क्रिप्टोग्राफिक मेथड कैसे डेवलप करते हैं, उससे रिलेटेड टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स और थ्योरी उसकी बात करते हैं। एंड क्रिप्टोनालिसिस जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग मेथड्स जो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू पीपल हैव डेवलप्ड, तो हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए और सम अदर मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज करते हुए कैसे एक इनक्रिप्शन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस साइंस इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी। सो क्रिप्टोलॉजी एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टोनालिसिस दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो यू कैन सी दैट देर आर टू डिफरेंट स्ट्रीम्स क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोग्राफी में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कैसे अच्छे क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स डेवलप कर सकते हैं और उनका सिक्योरिटी प्रूफ और रिलेटेड एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। क्रिप्टोनालिसिस में दूसरा ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। हम क्या करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक सिफर टेक्स्ट है और हमें एल्गोरिदम की नॉलेज है तो हम इस एल्गोरिदम को कैसे ब्रेक करें। सो एल्गोरिदम को ब्रेक करने का मतलब हम उस एल्गोरिथम से जो जनरेटेड सिफर टेक्स्ट है उस सिफर टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए जो की यूज हुई है वो कैसे पता करें। तो आप देख सकते हैं क्रिप्टोनालिसिस में हम एक्चुअली एक अटैकर की तरह बिहेव कर रहे हैं। अटैकर एक्चुअली क्या कर रहा है? अटैकर का ऑब्जेक्टिव है की पता करना, तो अटैकर क्या करता है? क्रिप्टोनालिसिस यूज करता है। तो क्रिप्टोनालिसिस में अटैकर कई सारी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो यूज कर सकता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स यूज कर सकता है। एंड ऑल्सो आपने जो क्रिप्टो सिस्टम डेवलप किया है उसमें कौन कौन से अपने प्रिंसिपल्स यूज किए हैं वो उनको यूज करते हुए, एक्सप्लॉइट करते हुए क्रिप्टोनालिसिस कर सकता है। और ये दोनों साइंसेस की जो ब्रांच है, इनको कंबाइन करने पर जो ब्रांच बनती है साइंस की, हम उसे बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ लेट्स सी क्रिप्टोनालिसिस में फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्रिप्टोनालिसिस में चूँकि जैसे मैंने बताया कि क्रिप्टोनालिसिस में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक इनक्रिप्शन सिस्टम से जो सिफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग की आइडेंटिफाई करें या की डिड्यूस कर लें समहाउ। ओके, तो क्रिप्टोनालिसिस ज़्यादातर जो है हम मान के चलते नेसेसरी नहीं है कि क्रिप्टोनालिसिस केवल मैलिशियस पर्सन ही यूज करेंगे। क्रिप्टोनालिसिस नॉन मैलिशियस पर्सन भी यूज कर सकते हैं, बट नॉन मैलिशियस पर्सन जब क्रिप्टोनालिसिस करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसमें कोई वीकनेस आइडेंटिफाई करें सो दैट हम उसे फर्दर इम्प्रूव कर पाएँ। लेकिन एडवर्सरी जब क्रिप्टोनालिसिस करता है तो उसका मोटिव होता है कि कोई वीकनेस आपके सिफर में मिले सो दैट वो कुछ अपने मैलिशियस इंटेंट जो हैं उनको वो फुलफिल कर पाए। ओके, सो
क्रिप्टोनालिसिस में जनरली हम एडवर्सरी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो एडवर्सरी का मतलब है एक पर्सन जिसका मैलिशियस इंटेंशन है। ओके, सो दैट पर्सन इज समटाइम्स वी रेफर दैट पर्सन एज एडवर्सरी। कभी हम उसे एडवर्सरी बोलेंगे, कभी हम उसे अटैकर बोलेंगे, और कभी हम उसे मैलिशियस पार्टी बोलेंगे, कभी हम अनट्रस्टेड पार्टी भी बोलेंगे। सो भी हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से कई बार इस पर्सन को रेफर करते हैं। ओके, सो यू मे फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स फॉर दिस पर्सन। समटाइम्स वी विल कॉल ब्लैक हैकर। ओके ओके, सो एडवर्सरी का काम है आपका जो क्रिप्टन मेथड है, आपका जो इनक्रिप्शन सिस्टम है उसको अटैक करना। नाउ अटैक जो है किस तरीके से किया जा रहा है उसके बेस पर हम आपके जो अटैक्स हैं, एडवर्सरी जो अटैक कर रहा है उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड में, पहला है पैसिव अटैक। सो पैसिव अटैक में क्या होता है कि एडवर्सरी एक तरीके से एक इनएक्टिव पर्सन की तरह रोल प्ले करता है, और वो सिर्फ क्या करता है कि जो आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है, ये जो कम्युनिकेशन चैनल है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो उसको मॉनिटर करता है। ओके, इसका काम क्या है, सिर्फ मॉनिटर करना है। तो मॉनिटर करने का उसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि ही मे बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ योर कम्युनिकेशन। आप हाउ मच इन ए वीक और इन ए डे आप कम्युनिकेट करते हैं, कितने ड्यूरेशन तक कम्युनिकेट करते हैं, कितने अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड वो हो सकता है अगर आप मैसेज ट्रांसमिशन कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन चैनल पर, तो वो साइलेंटली आपके जो मैसेज हैं उनको हो सकता है कॉपी कर रहा हो, सो दैट वो फर्दर उस मैसेज को क्रिप्टोनालिसिस करके आपका की डिड्यूस कर पाए। ओके, सो इट इज जस्ट डूइंग ए काइंड ऑफ साइलेंट, इट इज जस्ट प्लेइंग ए साइलेंट पर्सन रोल। साइलेंटली वो आपके चैनल को मॉनिटर कर रहा है, और फिर अपने अटैक के लिए फर्दर बाद में जो अटैक लॉन्च करेगा उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ अटैकर इज नाउन एज पैसिव अटैकर। समटाइम हम कभी कभी उस अटैकर को पैसिव अटैकर बोलते हैं, और इस टाइप का जो अटैक है हम उसे पैसिव अटैक बोलते हैं। now, दूसरे टाइप का जो अटैक है दैट इज कॉल्ड एक्टिव अटैक। तो एक्टिव अटैक में आपका जो एडवर्सरी है एक्टिव रोल प्ले करता है। तो एक्टिव रोल प्ले करने में एक्चुअली क्या क्या काम करता है, वो आपके चैनल पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस चैनल के कम्युनिकेशन में कुछ पार्ट को, कुछ कम्युनिकेशन को डिलीट कर सकता है आपके चैनल से, सो दैट वो रिसीवर के पास ना पहुंचे। कुछ एडिशनल वो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन आपके कम्युनिकेशन चैनल में ऐड करके रिसीवर को भेज सकता है। ओके, या फिर जो आपका जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है कम्युनिकेशन, रिसीवर की साइड जो मैसेज जा रहा है उसमें वो कुछ अल्टरेशन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अटैकर है नाउ, इट इज़ नॉट साइलेंटली मॉनिटरिंग एनीथिंग, इट इज़ एक्टिवली मैनिपुलेटिंग योर मैसेज। चाहे वो मैसेज ऐड में कुछ एडिशन कर रहा हो, आपके मैसेज से कुछ चीज़ें हटा दे रहा हो, या वो मैसेज में कुछ चेंज कर दे रहा हो। सो सच टाइप ऑफ अटैकर इज नाउन एज एक्टिव अटैकर, और इस टाइप के अटैक को हम बोलते हैं एक्टिव अटैक। ओके, तो पैसिव अटैकर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है डेटा की, वो जनरली उसको टारगेट करना चाहता है। तो दैट मीन्स वो जानना चाहता है कि आप क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपका जो मैसेज है वो क्या है। लेकिन एक्टिव अटैकर के ऑब्जेक्टिव थोड़े से वाइडन होते हैं। एक्टिव अटैकर का काम हो सकता है आपकी डेटा इंटीग्रिटी को वो ब्रीच करे। डेटा इंटीग्रिटी को ब्रीच करने से मेरा मतलब है कि आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है रिसीवर की साइड में, सेंडर, अगर आप सेंडर हैं एंड यू आर सेंडिंग समथिंग टू द रिसीवर, तो आपके वो मैसेज को कुछ चेंज कर दे। ओके, एंड वो इस तरीके से चेंज करे कि रिसीवर को पता ना चले, तो हम कहेंगे कि आपकी डेटा इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। ओके, दो पॉसिबिलिटी है, जब वो अटैकर चेंज कर रहा है डेटा में तो रिसीवर साइड पर पता चल जा रहा है कि मैसेज में कुछ चेंज हो गया है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपको पता है, रिसीवर को पता ही नहीं चले कि मैसेज में कुछ चेंज हो गया है। तो जब मैसेज में कुछ चेंज हुआ और रिसीवर को पता ना चले, तो हम कहेंगे कि हमारी डेटा इंटीग्रिटी ब्रीच हो गई है। ओके, अगर मैसेज में अटैकर ने कोई चेंज किया और वो रिसीविंग एंड पर डिटेक्ट कर लिया गया, देन वी से दैट कि अभी हमारी डेटा इंटीग्रिटी ब्रीच नहीं हुई है। हालांकि हमारा कम्युनिकेशन इंटरप्ट हुआ क्योंकि उसने जो मैसेज में चेंज किया है उसकी वजह से ओरिजिनल मैसेज रिसीवर को नहीं मिला, तो रीट्रांसमिशन आप करा सकते हैं।
तो आप उसे, चूंकि मॉडिफिकेशन से आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल का एक्सेस अटैकर के पास होता है। ओके, तो डेटा इंटीग्रिटी अटैकर जो है ना आपको के अगेंस्ट थ्रेट क्रिएट कर सकता है। दूसरा, ऑथेंटिकेशन को वो मॉडिफिकेशन ऑथेंटिकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। ऑथेंटिकेशन से मतलब है कि जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को के बीच में डेटा ट्रांसमिशन शुरू करते हैं, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन शुरू करते हैं, तो पहले एक दूसरे की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करते हैं कि सेंडर के हिसाब से कि मैं जिस रिसीवर को डेटा भेज रहा हूँ वो वही है जिसे मैं भेजना चाहता हूँ। सिमिलरली रिसीवर के हिसाब से अगर सोचे तो रिसीवर के लिए ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि मैं जिस पर्सन से डेटा रिसीव कर रहा हूँ ये वही पर्सन है ना जिससे मुझे डेटा रिसीव करना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, सो इसमें आइडेंटिटी दोनों पार्टीज की स्टैब्लिश करने की जो प्रोसेस होती है वी विल कॉल इट ऑथेंटिकेशन। सो ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया, दिस इज जस्ट ए रॉ डिस्क्रिप्शन, बट टेक्निकल डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो आपका जो एक्टिव अटैकर है ये आपके डेटा इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ऑथेंटिकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, या आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ओके, एनी क्वेश्चन? नहीं, ओके। नाउ नाउ हम आते हैं कि अटैक किस किस टाइप के हैं, कैटेगरीज ऑफ अटैक क्या है। ये तो एक ब्रॉड कैटेगरी थी कि क्लासिफिकेशन कर दी हमने कि अटैकर किस टाइप से अटैक कर रहा है। नाउ अटैकिंग के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। नाउ उन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इस अटैक के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अटैकर जो सब आपके क्रिप्टो सिस्टम पर सबसे सिंपल मेथड जो लॉन्च कर सकता है वो है ब्रूट फोर्स अटैक। ओके, समटाइम्स वी कॉल इट एग्जॉस्टिव की सर्च ऑल्सो। इस अटैक को हम एग्जॉस्टिव की सर्च अटैक और भी बोलते हैं। तो ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कि आपके पास एक मैसेज एम था और आपने उसे के की लेकर के इनक्रिप्ट करके एक सिफर टेक्स्ट सी जनरेट कर लिया। ओके, नाउ आपने एक की चुनी है। सो ये की आपने एक की स्पेस जो है, लेट्स से दिस इज योर होल की स्पेस, और इसमें से आपने जो की चुनी है ये एक पॉइंट है। इसमें से दिस की स्पेस मीन सेट ऑफ कीज आपके पास हैं, और इसमें से एक की आपने चूज करके इंक्रिप्शन करना शुरू किया और सिफर टेक्स्ट जनरेट कर लिया। नाउ अटैकर क्या करना चाहता है कि वो जानना चाहता है, अटैकर के पास सिफर टेक्स्ट है अकेले, उसे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पता है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम भी पता है, लेकिन उस की स्पेस की भी नॉलेज है, बट कौन सी की आपने इस्तेमाल किया ये उसको नॉलेज नहीं है और वो यही जानना चाहता है। तो अटैकर क्या करेगा कि चूंकि आपने इतने बड़े की स्पेस में से एक की ट्राई की है, तो अटैकर अगर वो की पता करना चाहता है तो एक सबसे सिंपल अप्रोच, रॉ अप्रोच उसके लिए ये हो सकती है कि वो एक एक करके इसमें से की स्पेस में से की चुने, किसी भी तरीके से रैंडमली चूज करे या किसी इस ह्यूरिस्टिक बेस पर वो चूज करे, लेकिन वो एक एक करके की ट्राई करता है और वो की करेक्ट की पता करने की कोशिश करता है। कैसे? वो क्या करेगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लेता है सी, और एक की जो अटैकर ने इस सेट से सेलेक्ट की है, लेट्स से दैट इज के डैश, एंड देन वो एक एम डैश जनरेट करना चाहता है। ओके, नाउ अटैकर का ऑब्जेक्टिव है कि ये जो की है ये एम को जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स डिक्रिप्शन करने पर एम डैश इक्वल टू एम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से अटैकर क्या करता है इस मेथड में, एक एक करके सारी की ट्राई करता है। तो ऑब्वियसली जब वो सारी की ट्राई करेगा, दैट मीन सारी की से डिक्रिप्शन करके देखेगा, या वो इंक्रिप्शन करके भी देख सकता है कि अगर समहाउ उसे मालूम मैसेज के बारे में आइडिया हो, समहाउ ही नो द मैसेज, क्या मैसेज है। नाउ यहाँ याद रखना है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, जो अटैकर का मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक सिंगल मैसेज जानना नहीं होता है, वो एक्चुअली की जानना चाहता है। तो हो सकता है अगर उसके पास मैसेज है तो वो करेक्ट की पता करना चाहता है कि करेक्ट की आपकी क्या है, तो वो हो सकता है मैसेज को भी बार बार इनक्रिप्ट करके देखे और चेक कर सकता है कि क्या सी जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एनीवे अटैकर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एक करके सारी की ट्राई करना। एक एक करके वो सारी की ट्राई करता है, और ओबियसली इन्हीं में से एक की आप यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसे सक्सेस मिलेगी। नाउ वो डिपेंड करता है कि वो उसे सक्सेस, जो उसका जो गैस है वो कितना एक्यूरेट है। समहाउ ही में बी लकी, पहले ही अटेम्प्ट में उसे की मिल गई, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है।
ऑन और अदरवाइज ऑन एवरेज रफली आपको उसका की स्पेस का हाफ ऑफ द साइज ट्राई करना पड़ेगा, तब उसको सक्सेस मिलेगी। सो वट एवर इज द केस, attacker can launch a brute force attack, और this kind of attack is actually called brute force attack. So brute force attack में attacker क्या करता है, एक एक करके सारी की ट्राई करता है और अल्टीमेटली उसे एक टाइम बाद करेक्ट की मिल जाएगी। ओके, सो ब्रूट फोर्स अटैक इज वेरी डेंजरस बिकॉज इसमें उसको सक्सेस मिलने की गारंटी 1 है। ठीक है, ही विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। सो किसी भी क्रिप्टो सिस्टम के लिए नेसेसरी है कि वो इस अटैक को रोके, इस अटैक को इम्पॉसिबल बना दे। ठीक है, सो इस अटैक को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समहाउ की स्पेस को लार्ज करना पड़ेगा, सो दैट ये पूरा की स्पेस अगर वो ट्राई करे ऑन एवरेज भी, तो एक उसके पास एग्जिस्टिंग जो कंप्यूटेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो टाइम लगे उसे ये की स्पेस ट्राई करने में एग्जॉस्टिव की सर्च से, वो टाइम एक इतना बड़ा टाइम हो कि वो आपकी या तो इन्फॉर्मेशन की लाइफ से ज़्यादा हो, हाँ, या फिर एक ऐसा टाइम हो जित उतने टाइम तक अटैकर वेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो एग्जॉस्टिव की सर्च अटैक को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, की साइज को लार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेथड है किसी भी क्रिप्टो सिस्टम पर लॉन्च किया जा सकता है, इसके लिए कोई भी इंटेलिजेंस की रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप चाहे कितना भी सिक्योर क्रिप्टो सिस्टम बना लीजिए, अगर आपने उसे ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट में सिक्योर नहीं किया है तो आपका मेथड यूजलेस है। ओके, तो इस अटैक को रोकने का एक ही तरीका है, वो क्या है कि आप की स्पेस को लार्ज बना दीजिए, सफिशिएंटली लार्ज कर दीजिए। ओके, सो ये जो टेबल है मैंने आपकी स्टॉलिंग की बुक से ली हुई है, आप इस टेबल को स्टॉलिंग की बुक में देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप की स्पेस 32 बिट का लेते हैं, लेट्स सपोज आप 32 बिट की लेते हैं, तो आपका की स्पेस का साइज कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 32। सो अगर आप एक क्रिप्टो सिस्टम बनाते हैं और उसमें की का साइज 32 बिट है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कीज कितनी है, 2 टू द पावर 32। यू कैन सी दैट एंड इट कम्स अराउंड 4.3 इंटू 10 टू द पावर 9। काफ़ी बड़ा की स्पेस है। एंड नाउ अज्यूम दैट कि अटैकर चूंकि डिक्रिप्शन कर रहा है, तो अब हमें देखना है कि इस की स्पेस को ट्राई करने में, पूरा की स्पेस एक्सप्लोर करने में अटैकर को कितना टाइम लगता है। ये हम उसकी एग्जिस्टिंग कंप्यूटेशन को में ध्यान रख के एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अज्यूम कर लीजिए कि एक डिक्रिप्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो अटैकर के पास जो मशीन है वो 1 माइक्रोसेकंड में एक डिक्रिप्शन परफॉर्म कर सकती है। दैट मीन्स डिक्रिप्शन जो रेट है उस मशीन की या जो स्पीड है वो है 1 डिक्रिप्शन पर माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड आपका मतलब 10 टू द पावर -6 सेकंड को 1 माइक्रोसेकंड बोलते हैं। ओके, तो ऑन एवरेज इस की स्पेस को ट्राई करने में आपको कितने माइक्रोसेकंड लगेंगे, ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय दिस। ओके, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हमें 2 टू द पावर 32 सॉरी एक ऑपरेशन डिक्रिप्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें 1 माइक्रोसेकंड लग रहा है। ओके, तो हमें कितने डिक्रिप्शन करना पड़ेंगे एज ए अटैकर सक्सेस होने के लिए, लगभग हाफ, है ना। सक्सेस रेट ऐसा तो नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाओगे, हम एवरेज केस लेके चल रहे हैं। तो टोटल की में से हाफ ऑफ द की स्पेस आपको ऑन एवरेज ट्राई करना पड़ेगा। सो हाफ ऑफ द की स्पेस का मतलब डिवाइडेड बाय 2, सो दैट मीन्स 2 की पावर 31। और आपको मालूम है कि एक डिक्रिप्शन करने में 1 माइक्रोसेकंड लगता है, तो 2 की पावर 31 डिक्रिप्शन करने में आपको 2 टू द पावर 31 माइक्रोसेकंड लगेंगे। और जब आप इस को सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अराउंड 35.8 मिनट्स। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अटैकर के पास एक ऐसी मशीन है जो 1 माइक्रोसेकंड में एक डिक्रिप्शन कर सकती है, ये काफ़ी स्लो मशीन है, ध्यान रखना करंट कंप्यूटेशन के हिसाब से, तो 32 बिट का की साइज जो है ना अगर आप ले रहे हैं, तो आपके वो मेथड को करेक्ट की पता करने में मतलब मेथड को ब्रेक करने में 35.8 मिनट्स लगभग लगेंगे। तो ये बहुत फीजिबल टाइम है। दैट मीन्स ये की स्पेस सेफ नहीं है। एंड अगर हम थोड़ा सा मान लें कि और फास्टर मशीन है, जो मान लीजिए को सुपर कंप्यूटर लेकर के ले लिया, मशीन बना लिया अटैकर ने,
या एक फास्ट मशीन बना ली अटैकर ने जो क्या कर रही है, 1 माइक्रोसेकंड में 10⁶ डिक्रिप्शन कर रही है टोटल, 10⁶। ठीक है, तो टोटल इतने डिक्रिप्शन पर करने में जो टाइम लगेगा वो लगभग 2.15 मिली सेकेंड आएगा। ठीक है, आप सिमिलरली जैसे ये कैलकुलेशन की थी ऐसे ही आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मान रहे थे कि एक डिक्रिप्शन जो है 1 माइक्रोसेकंड में एक डिक्रिप्शन हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर 1 माइक्रोसेकंड में 10⁶ डिक्रिप्शन हो रहे हैं। तो आप इसको अकॉर्डिंगली 2⁻31 को डिवाइड कर देंगे 10⁶ से एंड सॉल्व करेंगे, देन आपको जो टाइम आएगा यू कैन सी दैट वेरी स्मॉल टाइम आ रहा है 2.15 मिली सेकेंड। सो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये कंप्यूटर कैलकुलेशंस डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि अगर आप एक क्रिप्टो सिस्टम बनाते हैं जिसमें की साइज 32 बिट का है, तो ये क्रिप्टो सिस्टम ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट में सेफ नहीं है, क्योंकि लगभग 2.515 मिली सेकेंड्स में आप गारंटीडली उस मेथड को ब्रेक कर देंगे इस मशीन से। तो दिस की साइज इज नॉट यूजफुल। नाउ अगर सपोज करिए आप इतना बड़ा की साइज लेते हैं, 56 बिट का की साइज लेते हैं, तो आपके पास जो टोटल कीज होंगी 2⁻56 होंगी, और अगर आप इसे 10 बेस पैटर्न में लेकर के आते हैं तो 7.2 इंटू 10⁻16 की होंगी अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, एंड अगर आप इस मशीन में देखें तो आपको कितना टाइम लगेगा इस मेथड को ब्रेक करने में, आपको लगभग 2⁵ इसका हाफ करेंगे आप तो 2⁵ माइक्रोसेकंड टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा जो कि ईयर्स में कन्वर्ट करने पर ये आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि इस मशीन के लिए ये वाला की साइज एकदम सेफ है। बट व्हाट अबाउट मोर फास्टर मशीन दिस वन, लेकिन जब हम इसी को इस मशीन पर ले जाते हैं, क्योंकि अब इस मशीन की स्पीड आप देख सकते हैं इससे 10⁶ टाइम गुना है, क्योंकि ये 1 माइक्रोसेकंड में 10⁶ डिस्क्रिप्शन कर रहा है, तो ये 10⁶ टाइम हायर स्पीड है इस मशीन की। तो अगर हम इस मशीन से इंक्रिप्शन करते हैं, सॉरी डिक्रिप्शन करते हैं और ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करते हैं, तो रफ अराउंड 10 आवर्स लगेंगे। दैट मीन्स इस मशीन के लिए 2⁻56 की साइज भी सफिशिएंट नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट लार्जर की साइज, तो अगर हम लार्ज की साइज देखें 128 बिट का, जो कि नाउ डेज बहुत सारे क्रिप्टो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो नंबर ऑफ कीज आ जाएंगी आपकी 2⁻128, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 3.4 इंटू 10⁻38, इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। ओके, और अगर इस मशीन से हम अब इसमें इस की साइज के मेथड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो हमें इतने माइक्रोसेकंड टाइम लगेगा 2⁻127 माइक्रोसेकंड, और इसे हम जब ट्रांसलेट करेंगे ईयर्स में, देन 5.4 इंटू 10⁻24, सो इट इज़ ए वेरी वेरी लार्ज टाइम। ठीक है, दैट मीन्स ये मशीन इस की साइज मतलब इस की साइज के को ब्रेक नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स इस की साइज के लिए इस मशीन से एग्जॉस्टिव की सर्चेस जो अटैक है वो इनफीजिबल हो जाता है एकदम, हम इतने टाइम तक नहीं वेट कर सकते ना, ये मशीन तो इतना ईयर्स लगाएगी आंसर देने में, करेक्ट की पता करने में ऑन एवरेज। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, इस मशीन के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यही टाइम आ जाता है 5.4 इंटू 10⁻18 ईयर्स, सो दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। दैट मीन्स अगर हम 128 बिट का की साइज ले लेते हैं तो हमारा मैथ जो क्रिप्टो सिस्टम है वो ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे नाउडेज इसीलिए हम ये वाला की साइज इस्तेमाल करते हैं, 56 बिट का की साइज करंट कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग सेफ नहीं है। ओके, एंड अगर हम की साइज और लार्ज लेते हैं तो आप देखेंगे अकॉर्डिंगली उतने ही टाइम बढ़ता चला जाएगा। एंड आप ये को याद होगा सब्स्टिट्यूशन सेफर में हम ये साइज यूज़ करते हैं, 26 कैरेक्टर्स का की यूज़ करते हैं। सो 26 का कैरेक्टर्स का सो सब्स्टिट्यूशन सेफर के अकॉर्डिंग उसमें जो की स्पेस है आपका 26 फैक्टोरियल की उसका साइज है, दैट कम्स अराउंड 4 इंटू 10⁻26। तो अगर सब्स्टिट्यूशन सेफर को अगर हम देखें तो अगर आप देखेंगे कि इसमें जो की साइज है तो सब्स्टिट्यूशन सेफर ब्रूट फोर्स अगेंस्ट अटैक के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट है। यू कैन सी दैट दिस टाइम, उसको ब्रेक करने के लिए इस मशीन से इतना टाइम लगेगा, इस मशीन से इतना टाइम लगेगा, एंड दिस टाइम इज टू लार्ज। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इतनी है नहीं है।
सो ब्रूट फोर्स अटैक को रोकने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट वे क्या है, या एक ही तरीका है, वो क्या है कि आप की साइज सफिशिएंटली लार्ज रखिए। तो करंट कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग की साइज कितना रिक्वायर्ड है, 128 बिट। ओके, हो सकता है आगे हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटिंग आ जाए तो हमें लार्जर की साइज के लिए जाना पड़े। हुँ? कोई क्वेश्चन? हाँ, 4.3 7.3, अब इसकी कैलकुलेशन में मत जाइए, ये कैलकुलेशन आप इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये टू की पावर की कैलकुलेशन है, इसके लिए फॉर्मूला होता है लॉग बेस्ड, तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कई बार अब जब आगे हम जब बात करेंगे तो मैं कई बार कहूँगा कि हमें की साइज सफिशिएंटली लार्ज लेना है। तो सफिशिएंटली लार्ज का मतलब होगा कि की स्पेस इतना बड़ा हो जाए कि जो अटैकर के पास जो कंप्यूटिंग है, जो फैसिलिटी है, उसमें उस की स्पेस को ट्राई करना इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है। आप अगर इस कैलकुलेशन इसको करना भी चाहें तो आप जानते हैं कि 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024, है ना। तो आप इस कैलकुलेशन को 2 की पावर 10 में मल्टीप्लाई करो, 104, ये होता है रफली 10⁻³ तो आप इसके बेस पर भी ये रफली रफ कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 2 की पावर 10 2 की पावर 10 प्लस इंटू करके, आपको मालूम है ना कि 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 क्या हो जाता है, पावर्स जुड़ जाती हैं, 2 की पावर 20। तो ऐसे ही आप इसको ब्रेक कर सकते हैं ना इस कैलकुलेशन को, और फिर रफली इनकी जगह पर 10⁻³ रखते जाइए, 10⁻³ रखते जाइए, इसके बेस पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ये, ठीक है। अदरवाइज एक लॉग बेस्ड फार्मूला भी है, मुझे फार्मूला एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, वो फार्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ ये कैलकुलेशंस डेमोन्स्ट्रेट करना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि हमें ये की स्पेस को अंडरस्टैंड करना है कि सफिशिएंट जो की साइज की हम बात करते हैं वो क्यों करते हैं, और ब्रूट फोर्स अटैक को कैसे रोका जा सकता है, ओके। नाउ हम आ जाते हैं, ये तो था ब्रूट फोर्स अटैक। नाउ ब्रूट फोर्स अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें आपको कोई इंटेलिजेंस की रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल स्किल और ये सब कैरेक्टर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ए वेरी अनइंटेलिजेंट अटैक जिसमें कोई भी इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, और आप इसे किसी भी मेथड पर लॉन्च कर सकते हैं। तो हर मेथड को डेवलप, किसी भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को डेवलप करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने मेथड को ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट बनाएं। तो उसके लिए आपको ये की साइज और करंट कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग कितना टाइम इस की साइज को एक्सप्लोर करने में अटैकर को लग सकता है, ये ध्यान रखना है, ओके। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें 128 का की साइज हमारे लिए कॉस्टली अफेयर हो सकता है, हम छोटे की साइज के साथ जाना चाहते हैं, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा जो अटैकर है उसके पास क्या कंप्यूटिंग हो सकती है, ओके। और उसके बेस पर हम की साइज डिसाइड करते हैं। हो सकता है हम 80 बिट के की साइज पर जाएं, ओबियसली करेंटली सिनेरियो 56 बिट का की साइज तो सेफ नहीं है, बट 128 बिट का की साइज ना लेते हुए हम हो सकता है 80 बिट के की साइज पर चले जाएं। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या 80 बिट का की साइज सेफ है क्या नहीं के। तो जनरली हम जब किसी भी मेथड का क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं या किसी भी मेथड के सिक्योरिटी का एनालिसिस करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि अटैकर हमारा कौन है, टारगेट अटैकर कौन है। हमें एक अटैकर मॉडल लेके चलना पड़ता है कि हम जो मेथड है हमारे अगेंस्ट में अटैकर किस टाइप का होगा। कई बार एक अटैकर एक सिंगल पर्सन है तो उसके पास हो सकता है इतनी पावरफुल कंप्यूटिंग ना हो, लेकिन एक अटैकर मान लीजिए एक इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उसके पास ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटिंग हो सकती है ना। तो हमारा जो हमें अपनी इंफॉर्मेशन को किस पार्टी से बचाना है वो पार्टी में ध्यान में रखकर, उसकी कैपेसिटी को ध्यान में रख करके हमें कई बार अटैकर मॉडल लेना होता है, ओके। तो किसी भी क्रिप्टो सिस्टम का जो एनालिसिस है वो हमेशा एक अटैकर मॉडल को ध्यान में रख के किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी हम क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सबसे पावरफुल अटैकर लेके चलेंगे, हम सबसे प्रैक्टिकली पॉसिबल अटैकर जो है वो लेकर के चलते हैं, ठीक है। नाउ कुछ क्रिप्टो एनालिसिस अटैक हैं
जिनको आपको रिमेंबर रखना है कि इन अटैक्स के अगेंस्ट में हम मेथड्स को स्टडी करते हैं। ओके जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक मेथड का सिक्योरिटी एनालिसिस करेंगे, आपने एक सपोज क्रिप्टो सिस्टम बनाया और आप उसको उसका सिक्योरिटी एनालिसिस करना चाहते हैं कि हमारा क्रिप्टो सिस्टम कितना सिक्योर है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी की बात तो हम तभी करेंगे ना जब हमें मालूम है कि हमारा जो एडवर्सरी है या दुश्मन है वो किस टाइप का है ना। तो हमारी सिक्योरिटी, हमें किससे खतरा है, तो जिन जिन लोगों से खतरा है हम उसी के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक कॉस्ट भी आती है ना हमें, अगर हम ज़्यादा पावरफुल अटैकर मान के चल लेंगे और हमें मालूम है कि और उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा अपना सिक्योरिटी सेटअप बना लिया, तो हो सकता है हम अननेसरी बहुत सारा खर्चा कर रहे हो। जैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका अपने घर बनाया, ठीक है, अब आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर चोरियाँ ज़्यादा होती हैं, और वो वाला सिंपल चोर जो है ना, बहुत एडवांस चोर नहीं होता है वो, सिंपल उसके पास ताला तोड़ने वाली और ये सब डिवाइसेस होती हैं। तो आप एक घर बनाएंगे तो उसमें मेनली आपका मेन मोटिव होगा सिर्फ हम क्या करें, अच्छा ताला लगा दें घर के बाहर, है ना, और कुछ तो नहीं करेंगे ना। अब इमेजिन करिए एक ऐसे एरिया में आप रहते हैं जहाँ पे मान लीजिए चोर बहुत एडवांस है, मतलब उसके पास ड्रिल मशीन भी हो सकती है और लोहा काटने वाली भी मशीन है और भी अदर टाइप की सोफिस्टिकेटेड मशीन है। वो ताला तोड़ना अकेला ही काम नहीं कर सकता है, वो जो है ना पूरा का पूरा का आपका गेट निकाल सकता है या आपके पूरी वॉल को काट सकता है, क्योंकि उसके पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अकेले ताले से सिक्योर नहीं कर सकते अटैकर को, अपने घर को, फिर आपको घर को ही पूरा ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें वो उस घर के मैं वॉल को ही वॉल को उस ड्रिल मशीन से या वॉल कट जो कटर मशीन है उससे काट ना पाए। आपको वॉल इस तरीके की डिजाइन करना पड़ेगी, कोई ऐसा मटेरियल आप लगाइए उसमें कि वो मशीन जो ना उस पर काम ना कर पाए। तो लेकिन ओबियसली ऐसा ऐसा घर बनाने में आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, नहीं लगेगी। अब इमेजिन करिए आपने क्या किया, आपको मालूम है कि हमारे एरिया में चोरी तो होती है, लेकिन जो चोर है एक सिंपल आदमी है जिसके पास केवल चाबी ताला खोलने के लिए और वो चाबी बनाने वाली मशीन है सिर्फ, या चाबी बनाने वाला सेटअप है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ना तो वो ड्रिल मशीन है उसके पास, ना वॉल कटर मशीन है, ना लोहा काटने वाली मशीन है, कुछ नहीं है ना। तो अगर आप ऐसे पर्सन को में रखते हुए आपने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें वॉल को ही काटना इम्पॉसिबल है और उसमें जो ऐसे 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 गेट्स लगाए हैं कि उनको तोड़ पाना इम्पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली आप इसके लिए बहुत सारा खर्चा करेंगे। तो आपने ये जो खर्चा किया एक तरीके से अननेसरीली किया, क्योंकि जो चोर है जो आपके घर को अटैक कर सकता है वो केवल चाबी वाला काम कर पाता है। ये सुनो, तो आपके जो अपनी सिक्योरिटी है, आप जो सिक्योरिटी सेटअप बनाते हैं वो जिस आपकी जो एडवर्सरी है उसको ध्यान में रख के किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो इंडियन आर्मी है, आप अगर मान लीजिए आपके चाइना आपका शत्रु नहीं होता, तो आप अपने देश की जो मिलिट्री है उसको किस हिसाब से तैयार करते, पाकिस्तान के हिसाब से, है ना। अब मालूम है आपको, अगर चाइना, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए, चाइना जो ना एक हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है रसिया की तरह, कभी उससे वॉर हो ही नहीं सकता है, तो क्यों हम अपने आप को चाइना के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि चाइना के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो हमारे यार डिफेंस में बहुत बड़ा बजट चला जाएगा। ओके हाइपोथाइज कर लीजिए, हालांकि रियलिटी ये है कि चाइना इज अवर एडवर्सरी। तो जो अटैकर होता है हमारा, जो हमारा एडवर्सरी है, हम हमेशा अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आप किस अटैकर के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका कॉस्ट आएगा। ओके अब आपको खतरा केवल छोटे से देश से है, मान लीजिए पाकिस्तान से भी थोड़ी देर के लिए खर्चा खतरा नहीं है, नेपाल से ही आपको सिर्फ खतरा है। इमेजिन करिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका केवल दुश्मन नेपाल है और कोई नहीं है, बाकी सारे जो कंट्री हैं वो एकदम आप ही की तरह हैं, एकदम घनिष्ठ मित्र हैं। पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, श्रीलंका भी है, केवल आपका एडवर्सरी एक छोटा सा देश है। तो आप फिर उसी हिसाब से अपने डिफेंस को तैयार करेंगे और उसी हिसाब से अपना अपना बजट रखेंगे। ओके सो हमेशा सिक्योरिटी में भी वही होता है कि जब हम एक सिक्योरिटी एनालिसिस करेंगे तो हमारा जो टारगेट अटैकर है वो किस टाइप का है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसी हिसाब से हम सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं।
सो डिफरेंट टाइप ऑफ अटैकर मॉडल जो है ना लिटरेचर में अवेलेबल है. सो लेट्स सी सम ऑफ देम. सबसे पहला जो अटैकर मॉडल है वो है सिफर टेक्स्ट ओनली अटैक. और सिफर टेक्स्ट ओनली अटैक मॉडल क्या कहता है, हम इसमें क्या अज्यूम करके चलते हैं कि जो अटैकर है उसके पास इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की नॉलेज है और सिफर टेक्स्ट है सिर्फ. मतलब आप जब आपने कम्युनिकेशन किया है तो आपने कुछ सिफर टेक्स्ट ट्रांसमिट किया होगा और उसने कुछ सिफर टेक्स्ट कॉपी कर लिया है. तो ये जो अटैकर है उसके पास दो ही चीज़ें अवेलेबल हैं. एक तो वो आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जानता है और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम भी जनरली जानता है. तो हमें इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अकेला लिखा है, इसका मतलब है वो आपके इंक्रिप्शन सिस्टम को जानता है. दैट मीन्स इंक्रिप्शन सिस्टम को जानता है, इसका मतलब है कि वो आपके पूरे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की स्पेस, मैसेज स्पेस, सारी उसको नॉलेज है. साथ में उसके पास एडिशनल चीज क्या है, सिफर टेक्स्ट और है. तो नाउ ये जो अटैकर है उसके पास इतना ही कैपेबिलिटी है. नाउ आपको याद होगा कई बार कभी कभी टर्म यूज होती है, इंफॉर्मेशन इज द पावर. जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उतनी ज़्यादा पावर है आपके पास. आप कई बार आपने सुना होगा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगा ये कंट्री. जो कंट्री के पास जितना इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से मतलब साइंस जिसकी एडवांस है, जितना जिनके पास जितना रिसर्च है, जितना डेटा एनालिटिक्स वो कर सकते हैं, वो कंट्री उतनी ज़्यादा पावरफुल है. सो नाउअडेज अब जो ना पावर अकेले बीपन से ही नहीं बनता है. अकेले आपके पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग की और एनालिसिस की, दैट ऑल्सो कंस्टिट्यूट योर पावर. ओके तो अमेरिका इसीलिए तो टेक्निकली सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री माना जाता है, क्योंकि उनके पास दे आर एडवांस इन साइंस, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उनके पास, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से वो एनालिसिस एनालिसिस करके बहुत सारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं जो कि उनके वॉरफेयर में हेल्पफुल हो सकते हैं. सो दैट्स वाई दे आर पावरफुल. मशीन लर्निंग में एडवांस हैं वो, और डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो वॉरफेयर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नॉलेज है उनके पास ज़्यादा है. सो नॉलेज इज़ द पावर एक्चुअली. तो यहाँ भी वही एजम्पशन फिट होती है, अटैकर के पास जितनी ज़्यादा नॉलेज है वो उतना पावरफुल होगा. ओके तो सबसे जो सिंपल जो मॉडल है उसमें हम क्या मान के चल रहे हैं, सब जिसे हम सिफर टेक्स्ट ओनली अटैकर बोलेंगे. सो दिस इज ए अटैकर मॉडल, और आप इसे अटैक भी बोल सकते हैं. सिफर टेक्स्ट ओनली अटैक में अटैकर के पास क्या कैपेबिलिटी है कि उसे इनक्रिप्शन सिस्टम के बारे में पता है और केवल सिफर टेक्स्ट है. ठीक है, दिस इज वन अटैकर मॉडल. सो ऐसा अटैकर बहुत इजीली अवेलेबल है, इजीली पॉसिबल है. नाउ ये अटैकर आपके जो जब क्रिप्टोनालिसिस करेगा तो वो केवल इनक्रिप्शन सिस्टम और सिफर टेक्स्ट को यूज करके ही आपके सिस्टम को अटैक कर सकता है. सो आप कह सकते हैं कि ये सबसे कम पावरफुल अटैकर है, वीक अटैकर है एक तरीके से. अभी हम आगे मॉडल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम और मोर स्ट्रॉन्गर अटैकर की बात कर रहे हैं. तो दूसरा अटैकर मॉडल है दैट इज कॉल्ड अ नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैकर मॉडल. और इस टाइप ऐसा अटैकर जिसके पास ये कैपेबिलिटी है जो यहाँ दी गई है, इसमें हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. तो ऐसे अटैकर को हम बोलेंगे नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैकर, और ये जो मॉडल है इसे हम बोलते हैं नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक मॉडल. सो नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक मॉडल में अटैकर के पास क्या क्या कैपेबिलिटी होगी, उसे इनक्रिप्शन सिस्टम के बारे में पता है, सिफर टेक्स्ट के बारे में भी पता है. दैट मीन्स ये जो अटैकर है उसकी कैपेबिलिटी तो है ही है, उसके पास एक और कैपेबिलिटी है, उसके पास वन और मोर प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट पेयर्स फॉर्म्ड विद द सीक्रेट की. दैट मीन्स उसके पास अब क्या है कि कुछ प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट के बारे में पता है. दैट मीन्स वो जानता है कि एक प्लेन टेक्स्ट P1 के पी डैश के करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट C डैश है, उसे पता है. तो ऐसे कुछ पेयर्स हैं उसके पास. ओके तो यहाँ अब आप देखेंगे उसके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर नहीं थी. यहाँ पे उसे सिर्फ सिफर टेक्स्ट पता था, कुछ कुछ सेट ऑफ सिफर टेक्स्ट हो सकते हैं C1 C2 एंड सो ऑन, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस C1 के करस्पॉन्डिंग मैसेज क्या है. इस अटैकर के पास हम क्या एडिशनल कैपेबिलिटी मान रहे हैं कि ये अटैकर जो है सिफर टेक्स्ट ओनली अटैकर, उसके पास जो कैपेबिलिटी है वो तो है ही है इसके पास, लेकिन इसके पास एक और एक्स्ट्रा चीज है. क्या कि उसे कुछ प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट के पेयर्स के बारे में भी पता है. तो क्या ऐसा अटैकर मॉडल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है.
आपने देखा होगा कई बार कई कंपनी जो ना कोई एडवांस प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे एप्पल जो है ना हर साल क्या करता है, अपना नया मॉडल एक फिक्स डेट को लॉन्च करती है। एप्पल जो कंपनी है मोबाइल फ़ोन का या कई डिवाइसेस का जो मॉडल है, नया मॉडल लेके आते हैं। इसी इवन सैमसंग भी करती है और भी कई बड़ी कंपनीज करती हैं। मार्केट में वो एक तरीके से इंथ्यूजाज्म और डिमांड क्रिएट करती हैं। वो पहले एक डेट अनाउंस कर देती हैं और उस पर वो अपना एक मॉडल लेकर के आती हैं। कोई नया फ़ोन लेके आए, नई डिवाइस लेकर के आए, और उससे पहले वो कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में लीक नहीं होने देते हैं। तो उससे क्या होता है, कस्टमर यूजर के मन में एक क्यूरोसिटी क्रिएट होती है, और जब क्यूरोसिटी आप क्लाइंट के मन में क्रिएट करते हैं तो ओबियसली वो कई बार आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। तो आपने देखा होगा एप्पल एक फिक्स डेट को बहुत पहले वो अनाउंस कर देते हैं, और उस डेट को वो फ़ोन लॉन्च करेंगे, और उससे पहले आपके उस जो स्पेसिफिकेशंस हैं आपके जो डिवाइस की, जो फ़ोन आने वाला है उसकी वो स्पेसिफिकेशन को पब्लिक नहीं करते हैं, हाइड करके रखते हैं। तो वो हाइड कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन को किसी तरीके से इनक्रिप्ट करके रखते हैं अपने पास, और फिर बाद में क्या करते हैं वो उस इनक्रिप्टेड मैसेज, फिर बाद में वो उसकी स्पेसिफिकेशन को एक फिक्स डेट को रिलीज कर देते हैं। तो नाउ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अटैकर ने क्या किया कि जो आपकी जो स्पेसिफिकेशन जो कंपनी इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखे हुई थी, लेट्स से दैट इनक्रिप्टेड फॉर्म इज सी डैश, और उसने समहाउ ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज है कंपनी के सर्वर्स को हैक करके चुरा लिया। लेकिन आओ ये जो सिफर टेक्स्ट है, अटैकर को मालूम इसके करस्पॉन्डिंग मैसेज क्या है, दैट मीन्स एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन फोन की क्या है वो उसे नहीं पता है। स्पेसिफिकेशन सिफर टेक्स्ट के फॉर्म में तो है, लेकिन वो उससे समझ नहीं सकता है कि ये क्या, इसका मतलब क्या है। लेकिन कंपनी जब वो लॉन्च डेट आ जाती है उसके बाद वो स्पेसिफिकेशन को एक नॉर्मल मैसेज के फॉर्म में पब्लिश कर देती है। मतलब वो स्पेसिफिकेशन इंग्लिश टाइप के टेक्स्ट में या हिंदी में पब्लिश कर दिया। तो अब अटैकर ने क्या कर दिया, रिलेट कर लिया कि ये सिफर टेक्स्ट था और ये मैसेज था। सिमिलरली कई कंपनी अपने जो क्वार्टर के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, हर तिमाही के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उनको बिजनेस से रिलेटेड, वो भी पब्लिक करते हैं। और वो एक पर्टिकुलर क्वार्टर पर के बारे में रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट नहीं आती है तब तक वो उसे सीक्रेट रखते हैं। तो उस केस में वो इससे जो रिजल्ट्स हैं उसे इनक्रिप्ट फॉर्म में रखते हैं, और बाद में एक पर्टिकुलर डेट को उसके करस्पॉन्डिंग डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो मैसेज है उसे पब्लिक कर देते हैं। तो हो सकता है अटैकर ऐसे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को पहले हासिल कर ले लेकिन मैसेज नहीं पता, और एक पर्टिकुलर डेट को आके उसे वो मैसेज मिल गया। ओके, तो इस टाइप से अटैकर जो है ना कुछ मैसेज और सिफर टेक्स्ट के पेयर कुछ समय तक इकट्ठा करता रहा। लेट से उसे एप्पल को अटैक करना है, एप्पल कंपनी को, सो दैट 2022 में वो नया फ़ोन जब लॉन्च करेंगे तो वो पहले से ही उसकी स्पेसिफिकेशन को लीक कर देगा। तो उसने पहले क्या किया, कुछ सालों तक प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट के ऐसे पेयर्स गैदर किए, और फिर सीधे सीधे 2022 में जाकर के और इन सिफर के पेयर से क्रिप्टोनालिसिस करके की पता कर ली कि ये लेट से ये के की से इनक्रिप्ट करते हैं सारे मैसेजेस को अपने एप्पल। और ये जब की पता चल गई तो वो अटैकर क्या करेगा, सिफर टेक्स्ट लेगा जो 2022 में फ़ोन आने वाला है उसका इनक्रिप्ट करके रखा हुआ है कंपनी ने, और फिर वो उसे डिक्रिप्ट करके रिलीज कर देगा, और स्पेसिफिकेशन मार्केट में पहले आ जाएंगे एप्पल के अनाउंस करने से पहले। तो इस टाइप का अटैक पॉसिबल है। सो दैट मीन्स ये जो अटैक मॉडल है इट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल, पॉसिबल है ऐसा। सो इस टाइप के अटैक मॉडल को हम बोलते हैं नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक मॉडल। और एक अटैकर जिसके पास ये कैपेबिलिटी है जो हम इसमें मॉडल में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे अटैकर को हम बोलेंगे नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैकर। ओके, नाउ तीसरा मॉडल है आपका चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक या चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैकर मॉडल। तो इसमें हम क्या मान के कैपेबिलिटी देते हैं अटैकर को, उसके पास इंक्रिप्शन सिस्टम की नॉलेज है, देन सिफर टेक्स्ट भी है, ओके, एंड उसके पास अब पेयर नहीं है उसके पास, लेकिन एक कैपेबिलिटी है। वो क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज चूजन बाय क्रिप्टोनालिसिस, तो अपनी मर्जी के वो कुछ प्लेन टेक्स्ट चूज करता है और उसके करस्पॉन्डिंग वो सिफर टेक्स्ट पता कर लेता है। ओके, नाउ इसके पास हम क्या कैपेबिलिटी मान के चल रहे हैं, ये दो कैपेबिलिटी तो एसी अटैकर की हैं, लेकिन अब इसके पास हम एक कैपेबिलिटी ये मान के चल रहे हैं कि इसे समहाउ जो आपकी इनक्रिप्शन डिवाइस है उसका एक्सेस इसके पास है। तो वो क्या करता है, अपनी मर्जी के कुछ चॉइस के प्लेन टेक्स्ट लेता है और उस डिवाइस को फीड करता है और उसके करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट जनरेट कर लेता है।
तो अपनी मर्जी से एक प्लेन टेक्स्ट चूज करता है, लेट्स से पी डैश, और वो जानना चाहता है कि इसके लिए आपकी मशीन सिफर टेक्स्ट क्या देती है। फिर वो एक और प्लेन टेक्स्ट अपनी मर्जी से चूज करता है पी डबल डैश, और जानना चाहता है कि इसके करस्पॉन्डिंग मशीन सिफर टेक्स्ट क्या दे रही है। तो इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि उसे आपकी इनक्रिप्शन मशीन का एक्सेस मिल गया है, कुछ देर के लिए ही मिला हो चाहे। तो उसने अपनी कुछ चॉइस के प्लेन टेक्स्ट लिए और उसके करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट ले लिए, और अब ये एक दो और ये जो इन्फॉर्मेशन है, तीनों इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करता है आपके मेथड को अटैक करने के लिए। हो सकता है वो इनके रिलेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ले आपकी की के बारे में। ठीक है, तो ये टाइप का अटैकर कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब, हो सकता है कि जब आप जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और कुछ टाइम के लिए जो आप जिस मशीन से आप या जिस डिवाइस से इंक्रिप्शन कर रहे थे वो अनअटेंडेड छूट गई, और अटैकर हो सकता है आपकी कंपनी में ही काम करता हो या कोई एक्सटर्न बाहर का आया कुछ समय के लिए और आपकी मशीन को देखा, और मशीन में सीधा कुछ अपनी मर्जी के प्लेन टेक्स्ट इनपुट किए और उसके करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट निकाल लिया, या कुछ समय के लिए उसने आपकी मशीन को, जिसमें इंक्रिप्शन आप जिस मशीन से कर रहे थे या जिस डिवाइस से, उस डिवाइस को कुछ टाइम के लिए उसने एक्सेस मिल गया समहाउ, हैक करके या किसी दूसरे की आइडेंटिटी की मदद से एक्सेस ले लिया और अपनी मर्जी के कुछ प्लेन टेक्स्ट दिए और फिर सिफर टेक्स्ट जनरेट कर लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। तो उसने क्या क्या गैदर कर लिया? इंक्रिप्शन, कुछ सिफर टेक्स्ट उसके पास हैं और कुछ अपनी मर्जी के प्लेन टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग उसके सिफर टेक्स्ट भी हैं। तो इस टाइप के अटैकर को हम बोलते हैं चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैकर। ठीक है, तो चोजन प्लेन टेक्स्ट इसमें टर्म इसीलिए क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी मर्जी के प्लेन टेक्स्ट चूज करके उसके करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट जनरेट कर ले रहा है और फिर इस जानकारी को वो इस्तेमाल कर रहा है आपके मेथड को अटैक करने में। ठीक है, ध्यान रखना इसमें, इस समय हमारी एजम्पशन है कि जो मशीन का जो इंक्रिप्शन डिवाइस का एक्सेस है उसे कुछ टाइम के लिए मिला है, परमानेंटली एक्सेस नहीं है, क्योंकि परमानेंटली एक्सेस मिलेगा तो फिर तो सब गड़बड़ है ना। तो हम यहाँ अटैकर का ये मान के चल रहे हैं कुछ समय के लिए उसे एक्सेस मिल गया है। नाउ नेक्स्ट टाइप का अटैकर, जो फोर्थ टाइप का अटैकर है, वो क्या है? चोजन सिफर टेक्स्ट अटैकर है। तो चोजन सिफर टेक्स्ट अटैकर इसी से मिलता जुलता है अटैक है। तो इसमें आपके पास उसे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की नॉलेज है, सिफर टेक्स्ट भी उसके पास अवेलेबल है, और साथ में अब आप उसे इंक्रिप्शन डिवाइस की जगह पे आपकी डिक्रिप्शन डिवाइस का एक्सेस है, रिसीवर की डिक्रिप्शन डिवाइस जो है उसका एक्सेस है। तो वो क्या करता है, अपनी मर्जी के कुछ सिफर टेक्स्ट लेता है, उसके पास कुछ सिफर टेक्स्ट का एक कलेक्शन है और उसमें से कुछ वो अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर कुछ सिफर टेक्स्ट लेता है और उसके करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट पता कर लेता है। दैट मीन्स उसके पास एक सिफर टेक्स्ट था, अपनी मर्जी से उसने सिफर टेक्स्ट चूज किया और उसके करस्पॉन्डिंग क्या प्लेन टेक्स्ट है वो जान लिया। ठीक है, तो कुछ आपने प्रीवियसली आपकी हिस्ट्री से एनालिसिस कर रहा है, ध्यान रखना, उसे कुछ सिफर टेक्स्ट आपने जो प्रीवियसली ट्रांसमिट किए थे वो पेयर्स थे उसके पास और उसने उनके करस्पॉन्डिंग जो प्लेन टेक्स्ट था वो पता कर लिया। ओके, नाउ करंट जो सिफर टेक्स्ट है उसके करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट नहीं पता है, ध्यान रखना, यहाँ अजम्पशन है कि आप प्रेजेंटली जो सिफर टेक्स्ट भेज रहे हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट नहीं पता है, ये अजम्पशन यहाँ है, प्रीवियस मेथड में भी है। हाँ, प्रीवियस जो सिफर टेक्स्ट थे उनके करस्पॉन्डिंग क्या प्लेन टेक्स्ट है, उनमें से भी अपनी किसी मर्जी के सिफर टेक्स्ट को वो इनपुट कर करके प्लेन टेक्स्ट पता कर लेता है, ये कैपेबिलिटी उसके पास है। ओके, सो इस अटैकर में के मॉडल में मान रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए उसके पास सिफर टेक्स्ट जो आपकी जो डिक्रिप्शन डिवाइस है उसका एक्सेस उसे मिल गया है और वो अपनी मर्जी के कुछ कुछ अपने वो लॉजिक लगा करके कुछ सिफर टेक्स्ट चूज करता है और उनको मशीन को देता है और उसको लगता है कि ये सिफर टेक्स्ट के प्लेन टेक्स्ट मुझे अगर पता चल जाए तो मुझे हो सकता है कि की मिल जाए, ये उसके दिमाग में है, या उसने कोई लॉजिक लिया, कुछ उसके पास रेशनल है, उसके बेस पर वो सिफर टेक्स्ट चूज करता है और उनके करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट वो पता कर लेता है और फिर वो उसका ऑब्जेक्टिव वही है कि की पता करना है कि आप कौन सी इंक्रिप्शन की इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस टाइप के अटैकर को हम बोलते हैं चूजन सिफर टेक्स्ट अटैक। सो ये भी कुछ केसेस में पॉसिबल है। देन तीसरे टाइप का अटैकर है दैट इज कॉल्ड चूजन टेक्स्ट अटैकर। तो इसके पास क्या क्या कैपेबिलिटी है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है की नॉलेज, पूरे सिस्टम की नॉलेज है, सिफर टेक्स्ट है उसके पास, देन प्लेन टेक्स्ट मैसेज चूजन बाय क्रिप्टोनालिसिस टुगेदर विद इट्स करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट जनरेटेड विद द सीक्रेट की। नाउ इसके पास ये दोनों कैपेबिलिटी हैं अब,
अपनी मर्जी के प्लेन टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग वो सिफर टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, सिफर टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों का यूनियन हो गया कैपेबिलिटी का। सो दिस अटैकर इज मोर पावरफुल, क्योंकि इसके पास कुछ टाइम के लिए इंक्रिप्शन डिवाइस का भी एक्सेस मिल गया है, इसको कुछ टाइम के लिए डिक्रिप्शन डिवाइस का भी एक्सेस मिल गया है। सो इसने अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर कुछ प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करा के मशीन से सिफर टेक्स्ट रख लिया अपने पास, और कुछ सिफर टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग अपनी चॉइस के सिफर टेक्स्ट लिए और उनके करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट पता कर लिया, और ये पेयर सब इसके पास हैं। तो आप इसके पास कुछ सिफर टेक्स्ट भी हैं, कुछ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की नॉलेज है, कुछ प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट के पेयर्स हैं जो इसने अपनी चॉइस से चुने हैं। ठीक है, यहाँ पर अब जो हम इसमें बात कर रहे थे, तो यहाँ प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट के जो पेयर्स थे ये उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन यहाँ इसकी खुद की चॉइस के हैं, अपनी मर्जी से सेलेक्ट किए हुए, और वो किसी लॉजिक के हिसाब से उसने चूज किए होंगे। तो इस टाइप का अटैकर कहलाता है चोजन टेक्स्ट अटैकर, और इस मॉडल को हम बोलते हैं चोजन टेक्स्ट अटैकर मॉडल। तो आप देख सकते हैं ये जो अटैक मॉडल है, दिस इज द पावरफुल अटैकर मॉडल। इस अटैकर मॉडल में अटैकर को हम सबसे कम पावरफुल मान रहे हैं, ये फिर थोड़ा सा और ज़्यादा पावरफुल है, ये दोनों। ठीक है, इन दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते कौन कितना पावरफुल है। एंड देन ये और पावरफुल है, एंड ये सबसे पावरफुल अटैकर है। सो दीज आर द अटैक मॉडल्स जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप अपने मेथड का सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं। ओके, सो नाउ हम थोड़ा सा शिफ्ट शिपर की बात कर लेते हैं। शिफ्ट शिपर आपको मालूम है, शिफ्ट शिपर में हम क्या करते हैं, एक की ऐड करते हैं और इनक्रिप्शन कर देते हैं। सो शिफ्ट शिपर कैसे वर्क करता है? सो लेट्स से x इज योर प्लेन टेक्स्ट, तो इनक्रिप्शन आप कैसे करते हैं, x प्लस लेट्स से k इज द की, दैट मीन्स x मैसेज में k ऐड कर देते हैं, और लेट्स से y आपका सिफर टेक्स्ट आ गया, तो आप क्या करते हैं, एक k ऐड कर देते हैं। डिक्रिप्शन कैसे करेंगे, y में से k सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो आपको x वापस मिल जाता है ना। सो ये आपका क्या होता था, शिफ्ट शिपर ऐसी तरीके से काम करता है। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, लेटर को केस पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं। तो लेट्स सी शिफ्ट शिपर को हम कैसे क्रिप्टोनालिसिस कर सकते हैं। सो सबसे सिंपल अटैक जैसा मैंने बताया ब्रूट फोर्स अटैक है। ब्रूट फोर्स अटैक में हम क्या करते हैं, शिफ्ट शिपर में एक एक करके सारी की ट्राई करते हैं। तो पहले हम हो सकता है कि हम मान लेंगे के की वैल्यू 0 है, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यही सिफर टेक्स्ट है, सॉरी यही प्लेन टेक्स्ट है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्लेन टेक्स्ट है? तो जनरली जब प्लेन टेक्स्ट है तो अज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पर इंग्लिश प्लेन टेक्स्ट है, तो इसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए आप, लेकिन देख रहे हैं इस टेक्स्ट का कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। सो दैट मीन्स के इक्वल टू 0 नहीं है। देन हम के इक्वल टू 1 ट्राई करेंगे, के इक्वल टू 1 ट्राई करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, -1 करेंगे हर सिफर टेक्स्ट में। जे के पीछे एक लेटर पीछे जाएंगे, बी में एक लेटर पीछे जाएंगे, एंड सो ऑन। तो आपको ये सिफर टेक्स्ट मिला। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो मैसेज है इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है ना, दैट मीन्स ये की नहीं है। देन हमने के इक्वल टू 2 ट्राई किया। 2 ट्राई करने में हम क्या करेंगे, 2 लेटर पीछे जो लेटर होगा 2 पोजीशन पीछे उस लेटर को रिप्लेस कर देंगे। सो जे को हमने एच से रिप्लेस कर दिया, एंड सो ऑन। और आपने देखा क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे, के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 4, एंड सो ऑन। और अल्टीमेटली आप देखते हैं इस पॉइंट में जब आप के इक्वल टू 9 ट्राई करते हैं, एज पर दिस, ये आपकी स्टॉलिंग की बुक में दिया हुआ है, आप इसे जाकर के पढ़ लीजिएगा। के इक्वल टू 9 है जब आप ट्राई करते हैं तो आपको ये मैसेज मिलता है। और आप देखिए जब आप इसको रीड करते हैं तो इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, स्पेसेस इसमें से गायब कर दिए गए हैं। एक्चुअली जब हम इंक्रिप्शन करते हैं तो हम स्पेसेस हटा देते हैं। तो आप थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंस लगाना होगा, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसमें स्पेसेस प्रॉपर इंसर्ट करके आप टेक्स्ट बना सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं इसे, ए स्टिच एक वर्ड हो गया, देन इन टाइम्स सेव्स 9, तो ये आपका मैसेज आ गया, तो जिसका कोई सेंस भी बन रहा है, दैट मीन्स आपकी करेक्ट की के है। तो आप देख रहे हैं शिफ्ट शिपर को ब्रेक करना बहुत आसान है। ब्रूट फोर्स अटैक से ही हम ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रूट फोर्स अटैक से हम इसे सेकंड्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें टोटल पॉसिबल की कितनी है, 26, क्योंकि के इक्वल टू या तो 0 होगा, के इक्वल टू 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या अप टू एंड सो ऑन 25 होगा। तो इन्हीं 26 की में से कोई एक की होगी। तो आपको ये जो अटेम्प्ट है, वर्स्ट
एक तो बेस्ट केस में तो ये कि पहली बार में ही आपने जो के8 की वैल्यू ट्राई करी उसी में आप सक्सेस मिल गई आपको। वर्स्ट केस क्या होगा कि पूरी 26 की ट्राई करना पड़े। एवरेज केस क्या आएगा, हाफ की ट्राई करना पड़े। ओके, सो आप देख रहे हैं तीनों ही केसेस में ये अटैक फीजिबल है। ब्रूट फोर्स अटैक इस शिफ्ट सेपर पर आसानी से पॉसिबल है। तो इसलिए ये जो मेथड है शिफ्ट सेपर आपका बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। नाउ आपको मालूम होगा हमने दूसरा सेफर जिसकी बात की थी, दैट वाज द सब्सटीट्यूशन सेफर। तो सब्सटीट्यूशन सेफर में हम क्या करते हैं, एक एक की पैटर्न लेते हैं, एक 26 लेटर का पैटर्न लेते हैं और फिर उस पैटर्न के बेस पर हम जो है मैसेज को इनक्रिप्ट कर देते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपकी बुक से लिया हुआ है। तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन पहले मैं एक इससे रिलेटेड एक टर्म है या एक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, देन हम इसको बाद में नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट कि ये एक सिफर टेक्स्ट है जिसको आपने सब्सटीट्यूशन से जनरेट किया है एंड आपको इस सिफर टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट पता करना है कि क्या प्लेन टेक्स्ट है। ओके, तो आपको मालूम है कि सब्सटीट्यूशन जो सिफर है उसमें जो की आपने यूज की है वो 26 लेटर की है ना। कोई एक आप परम्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली इसमें लेटर्स का, 26 लेटर का। सो टोटल की स्पेस का साइज जो है वो होता है 26 का फैक्टोरियल। और आपने अभी पिछली टेबल में देखा होगा कि इट कम्स समथिंग 4 इंटू, लेट मी टेल यू व्हाट इज द नंबर, 4 इंटू 10 टू द पावर 26, 4 इंटू 10 टू द पावर 6। सो ये बहुत बड़ा की स्पेस है और इस पूरे की स्पेस को ट्राई करने में अगर आप मशीन से ट्राई करेंगे, एक पावरफुल मशीन से, तो आपको कई ईयर्स लगेंगे। सो दैट मीन्स इस मेथड पर सब्स्टिट्यूशन पर ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या ये पॉसिबल है कि ये मेथड सिक्योर हो या ये मेथड वीक है, ये दिखा सकते हैं क्या हम? तो ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स अटैक इस मेथड पर इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेथड सिक्योर होगा, नेसेसरी नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई मेथड, क्रिप्टोग्राफिक मेथड ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट में सिक्योर है तो नेसेसरी नहीं है कि वो सारे अटैक्स के अगेंस्ट में सिक्योर हो। कई और अटैक मॉडल हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे, हो सकता है उसमें इनसिक्योर हो। तो हालांकि हम देखेंगे आगे कि ये जो ये जो सब्स्टिट्यूशन सेफर है, ये आपके जो सबसे जो सेफर टेक्स्ट ओनली अटैकर है उसी के आगे इनसिक्योर हो जाता है। दैट मीन्स सेफर टेक्स्ट ओनली अटैकर ही इसको ब्रेक कर सकता है। दैट मीन्स आपको इस मेथड को ब्रेक करने के लिए केवल सिफर टेक्स्ट और एन्क्रिप्शन सिस्टम की नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा सिफर टेक्स्ट अटैकर जो होता है, सिफर टेक्स्ट ओनली अटैकर, इस मॉडल में हम क्या मान के चलते हैं कि उसे इनक्रिप्शन सिस्टम की नॉलेज है। दैट मीन्स उसे ये पता है कि ये जो सिफर टेक्स्ट है ये सब्स्टिट्यूशन सिफर से जनरेट हुआ है और सब्स्टिट्यूशन सिफर ऐसे काम करता है। दूसरा, उसके पास कुछ सिफर टेक्स्ट है, दैट मीन्स ये सिफर टेक्स्ट है। तो ये इसको कैसे अटैक करेगा, अटैकर इसे कैसे अटैक कर सकता है? सो इसको अटैक करने के लिए एक्चुअली हम इंग्लिश की एक प्रॉपर्टी है, इंग्लिश के लेटर्स, जो हर लैंग्वेज जो है ना, एक्चुअली एवरी लैंग्वेज हैव ए फिक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स लेटर इन ए टेक्स्ट। मेरा कहने का मतलब है कि सपोज आपके पास एक इंग्लिश टेक्स्ट है, अब जो आपके पास इंग्लिश टेक्स्ट है उसमें जो लेटर्स आते हैं उनका अपना एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हर लेटर की फ्रीक्वेंसी लगभग फिक्स होती है इरेस्पेक्टिव ऑफ द टेक्स्ट, चाहे वो नॉवेल का टेक्स्ट हो, चाहे न्यूज़पेपर का टेक्स्ट हो, एंड सो ऑन। तो एक्चुअली कहने का मतलब यह है कि हर लेटर की अपनी एक फिक्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और ये एक एनालिसिस, ये जो टेबल है, दैट टेबल इज गिवन बाय बेकर एंड पाइपर। दीज वर द टू पर्सन जिन्होंने क्या किया कि इंग्लिश के कुछ नॉवेल्स को, कुछ न्यूज़पेपर्स को और कुछ ब्लॉग्स के टेक्स्ट को लिया और उसमें लेटर्स का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहले उसने
उन्होंने लेट से एक नोवेल में मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ, तो पहले हमने क्या किया, टोटल लेटर्स कितने हैं, इंग्लिश के कैरेक्टर्स कितने हैं उस नोवेल में वो काउंट कर लिया। फिर हमने ए काउंट कर लिए और ए को टोटल से डिवाइड कर लिया। दैट मीन्स परसेंटेज फॉर्म में निकाल लिया हमने कि ए कितनी परसेंटेज टाइम आया, बी कितनी परसेंटेज टाइम आया, सी कितने परसेंटेज टाइम आया है, एंड सो ऑन। सो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या आप इसे प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी आप इसे एक्सप्लेन करके बोल सकते हैं। दिस इज ए प्रोबेबिलिटी में, मतलब हम इसे प्रोबेबिलिटी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज में जो टेक्स्ट होता है, तो उसमें जो टेक्स्ट में जो लेटर्स हैं उनके ऑकर होने की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है और वो फिक्स होती है। अगर आप एक सफिशिएंट साइज का टेक्स्ट लेते हैं और उसका लेटर्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो वो किसी भी टेक्स्ट के लिए सेम आएगा, लगभग इंग्लिश टेक्स्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हर लैंग्वेज की एक अपनी प्रॉपर्टी है, और ये टेबल इंग्लिश के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही है जो लगभग किसी भी टाइप का टेक्स्ट हो, चाहे न्यूज़पेपर में दिया गया टेक्स्ट हो, चाहे एक टेक्निकल पेपर हो, चाहे आपका नोवेल हो, चाहे कोई ब्लॉग हो, लगभग यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि यू कैन सी दैट, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो ई जो है ना सबसे ज़्यादा आता है इंग्लिश में। दैट मीन्स 12.702% टाइम ई आएगा, ठीक है। या ये कहिए कि किस इंग्लिश टेक्स्ट में एक लेटर के ई होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसे डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो आ जाएगी 0.0127 समथिंग, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपके जो इंग्लिश टेक्स्ट है उसमें सबसे ज़्यादा लेटर जो ऑकर होता है वो ई होता है, और दूसरे नंबर पर इस 12 से आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर जो लेटर आता है वो टी आता है, तीसरे नंबर पर जो लेटर आता है वो आपका ए है, चौथे नंबर पर आपका देखेंगे तो दैट इज ओ, एंड सो ऑन, ठीक है। और सबसे कम जो लेटर आता है वो है आपके इंग्लिश में, जो सबसे कम दिखाई देते हैं लेटर वो है जे, देन क्यू, एक्स, जेड, ठीक है। और ये इरेस्पेक्टिव ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट, किसी भी टाइप का टेक्स्ट हो उसके लिए ट्रू है। तो इस नॉलेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन सिफर को ब्रेक करने के लिए। ओके तो सब्स्टिट्यूशन सिफर चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, हर लैंग्वेज में अपने लेटर्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेम टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इंग्लिश के लिए देखने को मिलेगा, सेम टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको हिंदी के लिए देखने को मिलेगा। ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं अपने लेटर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन एक फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन जरूर मिलेगा आपको देखने को, चाहे बांग्ला हो, चाहे तमिल हो, चाहे लैटिन हो। एवरी लैंग्वेज हैव ए फिक्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज को यूज करके हम सब्स्टिट्यूशन सिफर को सेकेंड्स में ब्रेक कर सकते हैं। ओके हमें जो ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक इस मेथड पर इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इस मेथड को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो अटैक है उसके बेस पर हम आसानी से इस मेथड को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का स्टैटिस्टिकल अटैक है, ठीक है। सो दैट हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इंग्लिश टेक्स्ट की जो स्टैटिस्टिक्स है उसको यूज करते हुए हम इस सब्स्टिट्यूशन सिफर को ब्रेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन सिफर को ब्रेक कर सकते हैं, एंड देन हम अफीन सिफर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हिल सिफर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर क्लासेस में। ओके सो लेट्स क्लोज टुडे डिस्कशन हियर। Let me save this recording.